नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे इसमें भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो अक्षांश रेखा से संबंधित जितना भी प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे। देशांतर से संबंधित प्रश्न जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी कर लेंगे। तो पहले तो ये समझिए कि अक्षांश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और देशांतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अक्षांश को कहा जाता है लैटिट्यूड और देशांतर को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पृथ्वी, सबसे पहले तो आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, तब आप इसके बारे में अच्छे से ढंग से समझ सकते हैं। तो देखिए ये है हमारी पूरी पृथ्वी और इस पूरे पृथ्वी को बीचे बीच से एक रेखा गया है, जिस रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए इस रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध को, और नीचे वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये दो चीज़ जो है आपको ध्यान रखना होगा। ये नहीं समझिएगा कि ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के बीच से एक रेखा जाती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, यानी ये दो भाग में बांटती है बराबर भाग में, तो एक हिस्सा ऐसे आ जाता है ऊपर में और एक हिस्सा ऐसे आ जाता है नीचे में। तो ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दो चीज़ कंप्लीट हो गया होगा आपको। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि अक्षांश जो है वो किधर से किधर खींचा जाता है। तो देखिए अक्षांश रेखा जो होता है वो हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाता है। अक्षांश रेखा पश्चिम से कहाँ जाता है, पूरब की ओर। अब आप समझिएगा कि अक्षांश क्या है, यानी कहते किसको है। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर स्थित कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से जो कोण बनाती है उसे अक्षांश कहते हैं। अब समझिएगा, इसको हम थोड़ा डिटेल करने की कोशिश करते हैं और अब ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे समझिए सवाल क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर स्थित कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से जो भी कोण बनाती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि ये हमारा पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, और आपको पता होगा कि इधर जो है इस रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ से देखिए याद रखिए कि अगर कोई भी कोण बना रहा है कहीं पर भी, जैसे ये 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, ऐसे ये देखिएगा तो ये कोण बन रहा होगा। तो ये कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो रेखा है इस जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये देखिएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश। क्या बोला जाता है, अक्षांश। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अक्षांश रेखा क्या है, तो कह रहा है कि समान कोण को आपस में मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। समान कोण को आपस में मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब समझिएगा कि देखिए, समझिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम ये कर लें यहाँ कि 1 डिग्री यहाँ खींच ले और 1 डिग्री यहाँ खींच ले और इन दोनों को रेखा को आपस में मिला दें, तो ये जो देखिए रेखा बना है ना, इस रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर इसी तरह से 2 डिग्री इधर खींच ले, 2 डिग्री इधर खींच ले और इसको यहाँ से यहाँ मिला दे, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। तो देखिए ये जो कोण बनता है वो अक्षांश कहलाता है और जो दोनों कोण को मिला देती है रेखा, उस रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ से आपको एग्जाम में 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको और कि और इसको किस ढंग से देखा जा सकता है। तो समझिएगा थोड़ा सा इसको अगर हम क्लियर कर लें तो देखिए अब आप समझिएगा कि ये हमारा पूरा पृथ्वी है और याद रखिएगा इसको दो भाग में बांटा है रेखा, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए याद रखिएगा कि 90 अक्षांश इधर है और 90 अक्षांश इधर है। कितना है, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश। तो देखिए अगर ये केंद्र है, यहाँ से खींचिएगा तो 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते करते आपको यहाँ तक जाइएगा तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसके बाद आप इधर आइएगा तो 89, 88, 87 ऐसे करके फिर आपको कहाँ तक आना पड़ेगा, तो 0 डिग्री तक। यानी कि 90 अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। समझिएगा अब देखिए, तो 90 अक्षांश ऊपर, 90 अक्षांश नीचे हो जाएगा। तो अब अगर आपसे बोलेगा कि कुल बताइए कितना, तो देखिए ये जो है आपका, ये सर ये 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, तो इधर तो 180 हो गया, तो नीचे भी तो 180। तो देखिए ये वाला अक्षांश होगा इधर भी तो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं यहाँ से पहला जो प्रश्न है, प्रश्न ले लीजिए तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है। तो हम क्या बोले कि देखिए 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक आपका 0 डिग्री अक्षांश भी है। तो अब बताइए टोटल क्या हो गया, तो कहेंगे सर टोटल हो गया 90 + 90 + 0 यानी एक और, तो कितना हो जाएगा 181। यानी अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि अक्षांशों की कुल संख्या कितना होगा तो आप याद रखिएगा 100 कितना होगा 81।
लेकिन यदि आपसे पूछे कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितना होगा, देखिए यही दो सवाल है जो आपको एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करता है। तो रेखा कहेगा ना, तो उस परिस्थिति में याद रखिए कि दो घट जाता है। कहिए सर कैसे घटेगा? तो देखिए, एक हम यहाँ 90 मिलाएं, तो 90 जब मिलाएंगे तो ये जो बिंदु बनेगा, ध्यान रखिएगा, तो ये दूसरा आपको कोई कोण बनेगा नहीं, और दूसरा कोण नहीं बनेगा तो ये कोण नहीं बना पाता है, तो इसलिए यहाँ रेखा भी नहीं बनता है। तो यहाँ एक बिंदु ये हो गया, ये आपको ये हो गया, तो एक नहीं, एक को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को बोलते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव। तो ये दोनों ध्रुव है, इस वजह से ना यानी 181 में से क्या होता है कि दो आपका घट जाता है। यानी अगर रेखा पूछेगा तो आपका टोटल उत्तर कितना होगा, 179। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ दो पॉइंट याद रखिए कि अगर कभी भी प्रश्न में पूछे कि अक्षांश की कुल संख्या तो 181, और अक्षांश रेखा की कुल संख्या तो 100 कितना, 79। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले पेज पे। अब देखिए इसी तरह से एक सवाल पूछा गया है, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या कितना है। तो देखिए फिर से हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। तो अब देखिए ये वाला रेखा है 0 डिग्री, और इसके ऊपर वाला आपको पता है कि 90 अक्षांश इधर और है। तो आपसे पूछा है कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या कितना है। तो 90 तो ऊपर है और एक ये भी काउंट होगा, क्योंकि अगर हम आधा ही बनाए ऐसे समझिएगा, तो 90 इसमें और एक ये वाला, तो कितना हो जाएगा, 91। यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 91। लेकिन आपसे पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या कितना। तो देखिए अक्षांश रेखा की संख्या कितना, तो 91 तो टोटल अक्षांश हो गया, जिसमें जो 90 डिग्री है वो काउंट नहीं होगा, तो एक कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 90। तो आप याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश पूछेगा तो कितना हो जाएगा, रेखा 91, और अक्षांश रेखा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 90। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी आप ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या, देखिए इस बार अक्षांश रेखा पूछा है, तो रेखा कहेगा उत्तरी या दक्षिणी दोनों गोलार्ध में, तो आप याद रखिएगा 90। और आपसे कहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 91। यानी फिर से ध्यान से समझिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश 91, अगर आपसे कहेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश, तो ये भी 91। कहेगा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा तो 90, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा तो 90। ये चीज़ आपको माइंड में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब सवाल अगला है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षांश संभव नहीं है। समझिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षांश संभव नहीं है। तो देखिए अभी हम आपको बोले थे कि अक्षांश जब भी बनता है इसमें कोण, तो कितना डिग्री तक बनता है, 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री तक या उससे नीचे रहेगा तो वो संभव है, लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर चला जाएगा तो ये याद रखिएगा कि नहीं होगा संभव। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 96, ये जो है 96 डिग्री अक्षांश, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये 90 से क्या हो गया, ऊपर चला गया। और अक्षांश ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये नॉर्थ होगा, ये साउथ नहीं होगा, ये नॉर्थ होगा, ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ होगा। 82 डिग्री नॉर्थ है तो ये नॉर्थ होगा। तो अब ये समझिएगा कि आपको कौन सा संभव नहीं है, तो 96 डिग्री, 90 से ऊपर रहेगा तो संभव नहीं रहेगा। अब आइए एक और प्रश्न पूछा जाता है, कह रहा है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी। तो उसके लिए आपको इस फिगर को समझना पड़ेगा, तब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यानी निम्न अक्षांश हो गया, और 0 डिग्री से फिर जाएंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 के बाद 3, और इसे जाएंगे कहाँ, 90। तो कह रहा है कि निम्न से उच्च की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो कहेंगे सर रेखा की लंबाई जो है वो घटते जाता है। जैसे देखिए यहाँ 0 डिग्री सबसे लंबा अक्षांश रेखा है, फिर 89 कितना आएगा आपका, 1 आएगा, उससे छोटा थोड़ा सा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 90 जाते जाते ये क्या होता है, बिंदु बन जाता है। तो जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखा की जो लंबाई होगी ना वो क्या होगी, घटते जाएगी। अगर इसी तरह से उल्टा अगर पूछ दे आपसे प्रश्न, क्या है कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाएंगे तब अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगा, तो उच्च से निम्न जाएगा यानी कि 90 से 0 तरफ आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि निम्न से उच्च की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटते जाएगा। अब इसी तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन सी है, तो ये आप याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, आइए अगला। आप सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा है। तो देखिए अभी हम आपको क्या बोले थे कि जो यहाँ अगर हम ये अक्षांश खींच ले ऐसे समझिएगा, तो ये 0 डिग्री जो है सबसे बड़ा है, और यहाँ जाएंगे तो देखिए ये जो 90 डिग्री होता है वो जो है 90 डिग्री ये रेखा है नहीं, तो 90 डिग्री रेखा नहीं है। अगर 90 डिग्री रेखा होता तो सबसे छोटा तो 90 हो जाता, लेकिन 90 तो रेखा है नहीं, तो 90 से एक छोटा कितना होता है, 89। यहाँ पर एक कोण बनता है, तो सबसे छोटा जो अक्षांशीय रेखा होगा वो कितना होगा, 89 डिग्री अक्षांशीय रेखा होगा। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, पॉइंट है कुछ, कह रहे अक्षांश रेखा हमेशा एक दूसरे के होते हैं, क्या होते हैं, तो समानांतर। आप याद रखिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि समांतर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि दो अक्षांशीय रेखा के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि दो अक्षांशीय रेखा जो होती है ना, उसके बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहते हैं। यानी फिर से, दो अक्षांशीय रेखा के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। फिर कह रहा है कि दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी होती है कितना, तो आप याद रखिएगा 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर। फिर देखिए यहाँ सवाल आपसे पूछ दिया उसी तरह का जो पीछे पूछा था। तो कह रहा है क्या कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी, तो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं चित्र की सहायता से। तो देखिए सबसे पहले एक हम फिगर बना लेते हैं। ये समझिएगा कि हमारी पृथ्वी है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाला है जिसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और ये आप समझ लीजिए 0 डिग्री है। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर इसमें हम लाइन पा रहे तो इस तरह से हमारा लाइन होगा ऐसे, और फिर इस तरह से लाइन जाएगा अक्षांश रेखा का, अब ऐसे जाएगा। तो कह रहा है कि क्या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी। तो उत्तरी ध्रुव यानी ये है और दक्षिणी ध्रुव ये है, यानी कि ये वाला नॉर्थ और ये वाला क्या हो गया, साउथ। तो अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर आएंगे तो देखिए जैसे 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 हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे लाइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और फिर अगर नीचे और नीचे जा रहे हैं तो लाइन लाइन क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि पहले क्या होगा, बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। तो आप याद रखिए कि अगर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई पहले क्या होगी, बढ़ेगी और फिर क्या होगी, घटेगी। अब एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और एक सवाल पूछा जाता है कि क्षैतिज से पृथ्वी का झुकाव कितना है। तो बहुत से बच्चे करते क्या हैं कि अगर सवाल इसके जगह ये भी पूछ देता है तो उनको याद रहता है पहला ही ऑप्शन 23.5 डिग्री रहता है, तो 23.5 डिग्री मार करके और वो समझते हैं कि हमारा उत्तर जो है वो सही है। तो अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है तो आप उत्तर होगा 23.5 डिग्री। या आपसे पूछेगा पृथ्वी अपने ऊर्ध्वाधर झुकी हुई है, कितना ऊर्ध्वाधर कितना झुकी हुई है, तो आप याद रखिएगा 23.5। लेकिन आपसे पूछेगा कि क्षैतिज से पृथ्वी का झुकाव कितना है, क्षैतिज से, तो उस परिस्थिति में आप ध्यान रखिएगा आपका उत्तर होगा 66.5 डिग्री। कितना होगा, 66.5 डिग्री। आगे देखिए, अब इसमें समझिएगा, अब थोड़ा सा कुछ रेखा होता है जिसका नाम आपको याद रहना चाहिए और उसको हम ये फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए 5 लाइन है जिसका नाम आपको याद होना ही चाहिए, नेसेसरी किसी भी परिस्थिति में, तो आप याद रखिएगा। तो देखिए ये जो है हमारा पूरा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गया है। इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, दूसरा विषुवत रेखा और तीसरा क्या, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर में आइएगा यानी उत्तरी ध्रुव पर थोड़ा सा 23.5 डिग्री ऊपर। तो अगर आपसे पूछे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिए उस रेखा को हम लोग कहते हैं क्या, कर्क रेखा। क्या रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। उसी तरह से आपसे बोलेगा कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिए कि इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और याद रखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, तो उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। अब नीचे आइए, अगर आपसे बोले कि बताइए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, तो इसको बोला जाता है मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अंटार्कटिका वृत्त। और नीचे आप देखिएगा 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो 4-5 लाइन है, कम से कम ये 5 लाइन, 1 2 3 4 5, इसको आप नाम जरूर याद रखिएगा। अब सवाल समझिए यहाँ से कि अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को किस कटिबंध के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंध के नाम से। ठीक है। अब आपसे सवाल कहेगा कि देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री जो है, या फिर क्या है कर्क रेखा, और ये क्या हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के भाग को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे बोलेगा कि बताइए 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसी तरह से नीचे आएगा, कहेगा कि बताइए कि विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच की लाइन को क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा कर्क रेखा के बीच की लाइन को क्या कहते हैं, तो वो याद रखिएगा उष्ण कटिबंध। या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। लेकिन आपसे कहेगा कि मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त, इसके बीच के भाग जो है उसको किस शीतोष्ण के नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आपसे बोलेगा कि बताइए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से। आप यहाँ से ये लाइन को जरूर याद रखिएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न ही ऐसे पूछ देता है कि बताइए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आपका उत्तर होगा क्या? कर्क रेखा। कहेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो मकर रेखा। कहेगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो आर्कटिक वृत्त। कहेगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो अंटार्कटिका वृत्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे आइए, अब देखिए सवाल कुछ और आते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। या आप सवाल इसको कैसे पूछेगा? कहेगा बताइए कि सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत होती है कब, किस तारीख को? तो आपको याद रखना होगा 21 मार्च और कितना, 23 सितंबर को। और याद रखिएगा कि जब ये सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होती है तो इस कारण पृथ्वी पर, याद रखिए, पूरे दिन पृथ्वी पर दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि हर जगह जहाँ भी पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर है, तो याद रखिएगा दिन और रात क्या होगा? बराबर होता है। और इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो विषुव के नाम से जानते हैं। फिर से सवाल समझिएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, इस कारण इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। तो अब देखिए इसको सवाल अगर आपको बेवकूफ़ बनाना पूछ जाएगा तो पूछेगा कि बताइए कि बिहार में दिन और रात बराबर कब होता है? तो आप बताइए कि बिहार जो है वो पूरे पृथ्वी से बाहर तो है नहीं, तो बिहार में भी पूछे या भारत में पूछे या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में पूछे, जहाँ भी पूछ दे, तो आप याद रखिएगा कि कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर और ध्यान रखिएगा, कह रहा है 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, यानी आपसे सवाल पूछेगा बताइए सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब होती है? तो 21 जून को। तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात क्या होता है? छोटा होता है। अब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ये ग्रीष्म संक्रांत कहते हैं। अब आपसे सवाल आएगा कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तब 22 दिसंबर को। दूसरा कह रहा है कि 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात क्या होता है? छोटा होता है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। और कहेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को। अब इसको एक हम छोटा सा चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। तो अब जरा सोचिए कि अगर आपसे इसका उल्टा पूछ दे कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की जगह अगर पूछे कि सबसे छोटा रात कब होता है, तो जिस दिन दिन बड़ा होगा उस दिन रात क्या होगा? छोटा। तो अगर पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात कब होता है, तो आप याद रखिएगा कब? तो कहेंगे सर 21 जून को। और अगर आपसे बोलेगा कि देखिए सबसे छोटा दिन है तो रात सबसे क्या होगा? बड़ा। तो अगर आपसे बोलेगा कि सबसे बड़ा रात कब होता है, तो रात में आप याद क्या रखेंगे? तो कहेंगे सर रात होता है 22 दिसंबर को। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को। तो अब बताइए कि अगर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ पर रात क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और अगर आपसे कहेगा कि यहाँ पर 21 जून को दिन सबसे छोटा है तो रात सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो आप याद रखिएगा ये भारत जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक माह में सूर्य लगभग कितने अक्षांश की दूरी तय कर लेती है? तो अब जरा सा समझिएगा, आपसे प्रश्न पूछा है कि एक माह में सूर्य लगभग कितने अक्षांश की दूरी तय करती है। तो आप ये देखते हो कि आपका जो मौसम है वो क्या होता है कि जैसे देखिए ये पृथ्वी है और यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गया, फिर 23.5 है, तो 23.5 है। अब देखिएगा फिर अब यहाँ सोचिए कि यहाँ से यहाँ देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होती है? परिक्रम पृथ्वी जो होते हैं ये घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ ये लगभग किसको हम कह सकते हैं कि 24 डिग्री है, और 24 डिग्री होने में यहाँ से यहाँ जाने में कितना 3 महीना का समय लगता है। तो 3 माह में क्या होता है? अब 24 डिग्री, तो एक माह में कितना हो जाएगा? 8 डिग्री। या आप सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं कि क्या होता है, एक माह में सूर्य लगभग कितने अक्षांश की दूरी तय कर लेती है? तो 8 डिग्री का। अब कह रहा है कि यहाँ से देखिए ये जो 2-3 सवाल है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कांगो नदी। क्या कहते हैं? कांगो नदी। और इसका अन्य नाम क्या है? जायरे नदी भी इसको कहा जाता है कभी कभी। अब सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए कि कांगो नदी जो है वो कहाँ बहती है? तो अफ्रीका में। कहाँ की नदी है? अफ्रीका के।
फिर कह रहा है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है उस नदी का नाम है माही नदी, और ये कहाँ से बहता है, भारत में मध्य प्रदेश से। फिर कहा है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी, ये कहाँ बहती है, तो अफ्रीका में। तो अब याद रखिएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगा कांगो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए माली कम भूखा है, तो देखिए मा से हो गया मकर रेखा और ला से क्या हो गया, लिम्पोपो नदी, यानी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कम यानी कर्क रेखा, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी, माही नदी। फिर भूखा यानी कि क्या, भूमध्य रेखा, और इसको क्या, कांगो नदी, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। एक सवाल और कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, तो ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे तो मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि कौन कौन, मा से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, और छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया क्या, झारखंड। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न है। कह रहा है कि एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, तीनों रेखाएं का मतलब कौन कौन, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और भूमध्य रेखा, तो ये है अफ्रीका महादेश। यानी अफ्रीका महादेश एकमात्र ऐसा 7 महादेशों में है जहां से याद रखिएगा कि तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। फिर कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है उसे क्या कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा कहा जाता है। फिर आपसे कहा कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आप बताए थे कि विषुवत रेखा को कहते हैं, भूमध्य रेखा को कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, समझिएगा। तो अब आपसे सवाल कहेगा कि बताइए सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई याद रखिएगा कि 40,075.16 किलोमीटर है, या राउंड फिगर में कभी कभी आपसे एग्जाम में दे देता है 40,076 किलोमीटर। अब एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि भूमध्य रेखा जो है वो कितने देशों से होकर गुजरता है, तो 13 देशों से। कौन कौन से देश से होकर गुजरता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आपसे पूछेगा कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो 18 देशों से। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो 10 देशों से। एक और सवाल है, कह रहा कि पृथ्वी पर दिन और रात होती है कैसे, क्यों होती है, तो देखिए ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में कितना लगाता है, तो 24 घंटा। अब कह रहा है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है, तो ये पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है परिक्रमण गति के कारण या परिभ्रमण गति के कारण। परिभ्रमण का मतलब होता है पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग इसको कितना लगता है, 365 दिन। तो अक्षांश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हमको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। तो आज तक हम यही, आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं, और आप इस वीडियो को देखिएगा अच्छे ढंग से और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल से, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो जो हैं आपको आसानी से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।